हेलो एवरीवन, माय नेम इज बुशरा एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ जूम कॉमर्स। आज के सेशन के अंदर हम हमारा जो बीपीएससी अकाउंटेंसी का पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेशन के अंदर। पहले क्वेश्चन से हम अपना डिस्कशन जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमें दे करके रखा हुआ है वो है अकाउंटेंसी के बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि इवेंट्स क्या होते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है बिजनेस एंटरप्राइज का, और आपने परचेज किए हैं गुड्स 7,000 रुपए के, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मैच करने की कोशिश करना है। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देकर के रखे हुए हैं नीचे, हमें इससे मैच करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इवेंट्स क्या होते हैं हमारे लिए। अगर हम बोलते हैं ना कि ये एक इवेंट है हमारा, तो इवेंट क्या होते हैं, वो जो रिजल्ट होता है ना किसी भी ट्रांजैक्शन का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इवेंट है ये हमारा। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग हमारे लिए क्या हो गया, एक वो बेस अकाउंटेंसी का, यानी बुक कीपिंग जो हम कहते हैं बही खाता हम बनाते हैं, वो आपकी अकाउंटिंग का, आपके लेखांकन का एक बेस के रूप में काम करता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें एक बिजनेस एंटरप्राइज का, यानी प्रबंधन क्या है, इंटरनल यूजर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यानी आंतरिक जो यूजर्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर आप किसी चीज को परचेज करते हैं तो वो आपके लिए एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आंसर ए हो गया आपका। सेकेंड, अगर हम क्वेश्चन की बात करें इस पर्टिकुलर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां पे लिखा है कि जो प्रोफेशनल पीपल हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो अपना प्रॉफिट या अपना जो लॉस है वो किसके बेसिस पे असरटेन करते हैं। अब देखो, ये कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे, तो ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं भाई, इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैश बेसिस के ऊपर असरटेनमेंट इनके द्वारा किया जाता है। तो दूसरा यहाँ पे यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिफ्लेक्ट करती है जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम क्लियरली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी अच्छे से हम अगर प्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या होता है, एक तो अंडरस्टैंडेबल होता है, यानी समझ आएगा अगर आप क्लियरली प्रेजेंट करोगे। जैसे हम तो ना कॉपी में भी अब हम क्लियरली लिखते हैं तो क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब समझ में आता है हमें। हौच पौच करके लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा। कंपेरेबिलिटी होती है, यानी इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिछले साल के से आप कंपेयर कर पाओगे, या इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाओगे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा करना, तो जब आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट करते हो तो ये दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स रिलायबल फॉर यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर हमारे लिए सही निकल के आ रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर डी, यानी मोर देन वन ऑफ दी अबव। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में यहाँ पे दे करके रखे हुए हैं क्वेश्चंस। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रीपेड रेंट। अब जो खर्चों का खाता होता है इस तरीके से, जैसे रेंट हो गया, ये वाले जो खाते होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, ये आपका होता है पर्सनल अकाउंट हमारे लिए। अब प्रीपेड रेंट होता क्या है, तो प्रीपेड रेंट का मतलब हो गया जब आपको कोई रेंट जो है वो पहले मिल गया है, तो उस रेंट को हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट हमारे लिए, किसी ने आपको पहले वो पर्टिकुलर रेंट जो है वो पे कर दिया है। तो प्रीपेड रेंट जो है एक तरीके का पर्सनल अकाउंट होता है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक लाइफ का मतलब हो गया किसी भी एंटरप्राइज की, यानी ये एक एंटरप्राइज कितने वर्षों तक रहने वाली है, उसको हम लोग कुछ पीरियोडिक इंटरवल्स में बांट देते हैं। जैसे हर एक साल के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, भाई इंतजार तो करेंगे नहीं कि 30 साल के बाद जब कंपनी खत्म होगी तब हमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको पीरियोडिक इंटरवल में बांट देते हैं।
को आप क्या कहते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं कि हम जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो एक पीरियड के अनुसार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46 कि जो पॉलिसी है एक पर्टिकुलर कंपनी की, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, यानी हम कभी भी जो प्रॉफिट होता है उसको एंटिसिपेट नहीं करते, यानी बढ़ा चढ़ा के नहीं रिकॉर्ड करते हैं। अगर अभी नहीं हुआ है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। हाँ, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कोई पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं तो उनको आप तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये आपका एक अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, ये एडवांस जो हम रिसीव करते हैं सप्लायर के द्वारा इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स, यानी जब भी हमने एडवांस किसी से रिसीव कर लिया है, सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम, ये जो प्रिंसिपल है या ये जो स्टेटमेंट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कहता क्या है? तो हमने कहा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को, यानी राजस्व को आप रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली जब आपने उसको रियलाइज कर लिया है। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक बिजनेस है जिसको कैश इनफ्लो हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स, तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि रेवेन्यू जो है वो रियलाइज हुआ है जब भी लीगली अराइज हो जाए वो हमारे ऊपर। अगला आएंगे, नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास में है। क्या लिखा है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू यानी सही है? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करिए तो लिखा है रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं अगर अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम के। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ये पहली चीज तो स्मॉल वेंडर्स बनाने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे से जो ट्रेडर्स होते हैं वो बनाते हैं। अब जब हम अकाउंट्स अलग अलग डिवाइड करते हैं कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अनुसार नहीं होता बल्कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार होता है। तो ये वाला तो गलत हो गया हमारे लिए स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। अगला लिखा है कैपिटल जो आपके पास शुरुआत में होती है अकाउंटिंग पीरियड में इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट। अब बिल्कुल नहीं, उसको हम कैश अकाउंट के रूप में नहीं दिखाते हैं, यानी जो हमारे पास में कैपिटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर है। अगला देखिए, इसको हम किससे प्रिपेयर करके बताते हैं, ये यहाँ पे लिख देती हूँ। ओपनिंग क्या करते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है। अगला देखिए, सी वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट असरटेन करना है अगर नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिफर्ड, अगेन सिंगल एंट्री नहीं होगा यहाँ पे। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत देके रखे हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ द अबव, यानी निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। अगला आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49, देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस के अनुसार आपके पास में क्वेश्चन पूछा है। ट्रायल बैलेंस का जो प्रिपरेशन है इज फॉर, तो हमने कहा ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं, पहली चीज नाम से पता चल रहा है ट्रायल यानी चेक करना बैलेंसेस को, कि लेजर खातों के जो बैलेंसेस हैं क्या वो दोनों ओर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अगर किसी प्रकार का क्लेरिकल एरर होता है तो उसको जानने के लिए कि टोटलिंग में गलती हो गई है या कुछ हो गया है, तो वो हमें पता चल जाता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पे कि जो लेजर बुक है इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, लेजर खाता क्या होता है हमारे लिए, लेजर बुक क्या होती है? जिसके अंदर आप बहुत सारे
अकाउंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब लेजर बुक की अगर मैं बात करूं तो लेजर बुक के अंदर एक ऐसा बुक है या एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड है जहां पे जितनी भी हमारी बुक कीपिंग की एंट्रियां हैं यानी आपके बही खाता की जो एंट्रियां हैं उसको हम अकाउंट्स के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बुक कीपिंग के अंदर बहुत सारी हमने एंट्री करते हुए चले गए, हम जर्नल्स हमने बना दिए। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये ट्रांजैक्शंस मशीनरी से रिलेटेड है, तो अब लेजर किताब में हम एक मशीनरी का खाता बनाएंगे, मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम मशीनरी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसका बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे। यही वो बैलेंस है जो हमारे पास में ट्रायल बैलेंस खाते में रिकॉर्ड होता है। तो लेजर किताब क्या है, एक प्रिंसिपल बुक है हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करने। अगला प्रश्न आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखने की कोशिश कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले तो इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं और यहाँ पे कोड्स दे करके रखा हुआ है कि भाई कौन सा यहाँ पे हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आपको सबसे पहली चीज तो सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। लिखा है व्हेन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर एक्सीड्स हिज विड्रॉल, यानी जब आपने अकाउंट जितना डिपॉजिट किया वो एक्सीड कर दिया, यानी आपने जमा ज्यादा किया विड्रॉ कम किया, तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जबकि उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है कि आपके खाते में जितना पैसा था यानी जितना आपने जमा किया था आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि बिजनेसमैन को दिया जाता है। तो ये वाली पहली स्टेटमेंट आपके गलत हो जाने से हमारा देखिए ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 1 देके रखा हुआ है। ये आंसर हो नहीं सकता और ये आंसर हो नहीं सकता मोर देन वन ऑफ द अबव। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं। सेकेंड वाला देखिए अगर आप क्या लिखा है, हर साल के अंत पे जो बैंक होता है वो प्रिपेयर करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, BRS की अगर हम बात करें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सीधा सीधा अर्थ होता है समरी बनाने की कोशिश करना बैंकिंग और बिजनेस खातों का, जहां पे हम ये रिकंसाइल कर रहे हैं यानी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के जो बैंक अकाउंट में और कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है क्या वो सारी चीजें सेम है या नहीं है, उसको हम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो प्रिपरेशन है, ये जो प्रिपरेशन है ये कब करी जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे तो ये वाला स्टेटमेंट आपको बताना है कि भाई सही है या गलत है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप कभी भी बना सकते हो। हफ्ते के एंड पे बनाना है बना लो, महीने के एंड पे बनाना है बना लो, 6 महीने के एंड पे बनाना है बना लो। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। जब ये भी गलत हो गया तो उत्तर तो मेरे पास निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ई हमारे पास में आंसर, यानी नन ऑफ दी अबव। इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड से एग्जामिनेशन में आंसर को रीच आउट करना है। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला आ जाइए, कैश बुक का मीनिंग पूछा है आपसे। कैश बुक होती क्या है, तो हमने कहा कैश बुक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस का मतलब हो गया जब हमारी डेबिट बैलेंस ज्यादा होती है। अच्छा, कैश बुक में डेबिट जो है कौन से ट्रांजैक्शंस को किया जाता है, यानी कब हम डेबिट करते हैं। डेबिट हम तब करते हैं, यानी डेबिट का अर्थ होता है कैश बुक के अंदर कि आपके पास में डिपॉजिट हुई है बैंक के अंदर, यानी कैश बुक में उल्टा होता है। जब ट्रांजैक्शन, जब पैसा बाहर जाता है तब क्रेडिट करते हैं और जब पैसा अंदर आता है तब हम डेबिट करते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस हमारे पास में आ रहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 53 हमारे लिए कि जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बोल रहे जो बैलेंस पासबुक के अनुसार है विल हैव टू बी डैश, या बैलेंस कैश बुक के अनुसार हैज टू बी डैश बाय द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स इनटू ट्रेडर्स अकाउंट विद द बैंकर।
तुमने कहा कि अगर अमाउंट डायरेक्ट पेमेंट का हुआ है कस्टमर के द्वारा ट्रेडर के खाते में, यानी हमारे खाते में डायरेक्ट उसने पैसा डिपॉजिट करा दिया, तब फिर क्या हो जाएगा, पासबुक का जो बैलेंस है वो कम रहेगा क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास में हमारे अकाउंट में बैलेंस आ गया है, और कैश बुक का बैलेंस जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा इस इक्वेशन में। अगला आ जाएंगे यानी पॉइंट नंबर सी, यहाँ पे अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 53 का हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो लिखा है फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, यानी डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के लिए इनमें से कौन सा असेट है, ऑफ द फॉलोइंग असेट डिप्लीशन मेथड को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो डिप्लीशन मेथड का अर्थ क्या होता है, डिप्लीशन मेथड या डिप्लीशन का अर्थ होता है वो चीज जो आपकी क्वांटिटी में कम हो रही है। तो डिप्लीशन मेथड अगर हम डिप्रीसिएशन की बात करें वो उन चीजों पे लगता है जो चीजें आपकी कम होती चली जा रही है, जैसे हमारी ये नेचुरल रिसोर्सेज है ये कम होती चली जा रही है ना, जैसे ऑयल है, टिम्बर है, ये सब क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कम होती चली जाती हैं। जैसे जैसे आप ऑयल निकालते हैं वैसे वैसे वो रिजर्व्स कम होती चली जा रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्लीशन मेथड से लगाया जाता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दी के रखा था इससे रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला आ जाइए, नेक्स्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 55 देखने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने ट्रू वाली स्टेटमेंट्स बहुत सारी पूछ के रखी हुई है कि कौन सा सही है। 3-4 स्टेटमेंट्स दे दी है और आपको सही बताना है स्टेटमेंट को। अब अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर के क्वेश्चन की, तो लिखा है कैपिटल रिजर्व नॉर्मली क्रिएट करी गई होती है फ्री या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के से। अब कैपिटल रिजर्व दो शब्दों का मिलन, एक हो गया कैपिटल यानी पूंजीगत और दूसरा हो गया रिजर्व हमारे लिए। तो जब भी किसी भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट कब होता है, जब भी कोई कंपनी अपना कोई कैपिटल असेट बेच रही है या उसकी लैंड कोई खरीद रहा है, बिल्डिंग बेच रही है, इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन करती है और उसको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट से अगर आप कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उसको हम कैपिटल रिजर्व का नाम देते हैं। तो यहाँ पे गलत जवाब देके रखा हुआ है, यानी कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रॉफिट्स के अंदर से, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के अंदर से निकाला गया है, जबकि इसको हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो एक जनरल रिजर्व का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की बात करूं तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होती क्या है, तो हमने कहा एक ऐसी रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, यानी यहाँ पे इसको हमने सेटअप इसलिए किया गया है कि डिविडेंड्स जो है वो हमारे स्टेबल रहे। भाई देखो होता क्या है कि हमारी अर्निंग फ्लक्चुएट करती है, किसी साल ज्यादा किसी साल कम, लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे डिविडेंड जो है वो एक समान रहे तो हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को बना लेते हैं ताकि साल दर साल हम एक समान डिविडेंड्स दे पाए अपने शेयर होल्डर्स को। ये रिजर्व जो है वो जनरल रिजर्व तो हुई नहीं, जनरल रिजर्व तो वो रिजर्व होती है तो जनरली किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। अब ये रिजर्व तो खास तौर से डिविडेंड के लिए बनाई गई है तो ये जनरल रिजर्व हो ही नहीं सकती, इसको भी हटा दो। फिर लिखा है जनरल रिजर्व को आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जनरल का अर्थ ही होता है सबके लिए, जैसे हमारा जनरल पेपर है वो सबके लिए समान है। आपके लिए अलग पेपर कौन सा होगा, जो स्पेसिफिक आपका होगा। तो जनरल तो सबके लिए एक समान, यानी किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता। तीनों स्टेटमेंट गलत, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई हमारे लिए सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आ जाइए,
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है 56 क्वेश्चन कि अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। अब लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे हमारे पास में जो ड्यू डेट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, पहले ड्यू डेट निकालते हैं और उसके अंदर हम 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हैं। वो 3 दिन ग्रेस में ऐड करने के बाद में वो 3 दिन ग्रेस में ऐड करने के बाद में हमारे पास में ड्यू डेट निकल के आती है। अब वो ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे है, नून पब्लिक हॉलीडे, तो हमारी जो ड्यू डेट है बच्चा वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1 दिन पहले की। अगर कोई ऐसी छुट्टी पड़ गई है जो हमें पहले से पता नहीं थी तो 1 दिन बाद की ड्यू डेट हो जाती है। कैसे निकालते हैं, यदि मान लो कोई बिल है 15 फरवरी का और हमने कहा कि 1 महीने में इसका पेमेंट होता है, तो अगला महीना कौन सा, मार्च का, तो 15 मार्च में 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस के, जो तिथि निकलेगी वो आपकी ड्यू डेट होगी। अगर ये ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है तो उसकी 1 दिन पहले ड्यू डेट मानी जाएगी। और अगर ये मान लो कोई छुट्टी पड़ जाती है, भाई किसी की मृत्यु हो गई है, कोई ऐसी छुट्टी पड़ गई यदि मान लो, तो उसके 1 दिन बाद की डेट को हम ड्यू डेट मान लेते हैं। अगला आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न यहां पे देखने की कोशिश करने वाले हैं हम, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या लिखा है, ऑन डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल। अगर डिस्काउंट बिल हुआ, डिस्काउंटेड बिल का मतलब यदि मान लो मेरे नाम पे बिल था और मैं बैंक के पास गई और मैंने बैंक से कहा कि ये बैंक मुझे पैसा दे दो, जब ड्यू डेट होगी तो तुम इस पर्टिकुलर पर्सन से जिसने मुझको पैसा देना था तुम डायरेक्ट इससे पैसा कलेक्ट कर लेना, तो मुझे आज थोड़ा पैसा काट के दे दो, तो इसको बोलते हैं बिल का डिस्काउंटिंग कराना। तो बोल रहे हैं जब बिल डिस्काउंट हुआ उसके बाद में उस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया, तो अब अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा हमारे यानी ड्रॉर के खाते में, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो हमने कहा बैंक का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगला आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास में, क्या लिखा है देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ड्रॉर और पे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का इज द सेम पर्सन। किस सर्कमस्टांसेस में ड्रॉर और पे सेम व्यक्ति हो जाता है हमारे लिए, तो देखो ड्रॉर अगर बिल को अपने पास रखे, भाई मैंने बिल बनाया, मैं हुई ड्रॉर, मैंने किसी को दिया ही नहीं, ये बिल किसी को दिया ही नहीं, मैंने बिल अपने पास रखा है, अपने नाम पे बनवाया था, मुझे ही पैसा मिल रहा है। पे कौन होता है, वो व्यक्ति जिसको पैसा मिले। ड्रॉर कौन होता है, वो व्यक्ति जो बिल बनाए। अगर मैं पैसा ले रही हूँ, मैंने ही बिल बनाया, तो ड्रॉर और पे दोनों मैं ही हो गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आंसर करने की हम कोशिश करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 59 हमारे लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर कि कंसाइनमेंट स्टॉक जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट का मतलब हो गया जब किसी के थ्रू आप अपने गुड्स को भेज रहे हैं, कंसाइनमेंट भेज दिया आपने, तो कंसाइनमेंट स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में कंसाइनर की। तो एसेट साइड पे अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं किस प्राइस पे, तो हमने कहा इनवॉइस में जो प्राइस है उसके अंदर से अगर कोई स्टॉक रिजर्व है उसको हटाएंगे और हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। नाउ इफ यू वांट कि मैं इसी तरीके से आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की वीडियोस क्यूरेट करूं, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे नए दिख रहे हैं या आपको लगता है कि मैं इनके ऊपर एक मैराथन सॉर्ट ऑफ सेशन प्लान कर लूं आपका एग्जामिनेशन से पहले, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको भेज दूंगी ऑन द टेलीग्राम विच इज कॉमर्स बाय बुशरा मैम। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।